नमस्कार। फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पतली फिल्म में व्यतिकरण इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि उसमें जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करनी थी, एक तो परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण प्रतिरूप, एक पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण प्रतिरूप और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये जो दो व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्राप्त हो रहे हैं उनमें से कौन ज्यादा स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है। तो हमने वहां पर प्रूफ कर लिया था कि परावर्तित प्रकाश में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित प्रकाश में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में ज्यादा स्पष्ट होता है। हमने पूरा उसको डेराइव करके देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, उसी को ही वापस डिस्कस करेंगे लेकिन एक डिफरेंट मेथड से करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक रूप से थोड़ा इजी है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि ये मान लीजिए आपकी इस प्रकार की सिचुएशन है। ये आपकी आपतित तरंग है, ये आपकी पारगमित हो गई और ये आपकी परावर्तित हो गई। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस प्रकार से आपने परावर्तित और पारगमित तरंगों के आयामों को कैलकुलेट किया था फ्रेनेल के संबंध से। तो ठीक ये वही है। परावर्तन गुणांक मैंने आर लिखा है, पारगमन गुणांक मैंने टी लिखा है। परावर्तन गुणांक का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं आपतित प्रकाश के आयाम को इससे गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, परावर्तित प्रकाश का आयाम मिल जाएगा। गुणांक का सिंपल सा मतलब ये होता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपतित प्रकाश के आयाम को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पारगमित प्रकाश का आयाम मिल जाएगा। तो अब देखिए एक बार यहां पर, जैसे ये मान लीजिए आपतित प्रकाश का आयाम a0 है, ये परावर्तित तरंग है, इसका आयाम a1 है हमने कहा था। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस आयाम को परावर्तन गुणांक से मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे होगा। देखो अगर मैं लिखता हूं RA0 तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, परावर्तित तरंग का आयाम मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जितनी मात्रा में परावर्तन हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप यही लगाते हो, उतनी मात्रा से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा TA0। तो यहां पर हम अब इस परावर्तन और पारगमन गुणांक के आधार पर थोड़ा समझेंगे। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज आपको अब देखो, अब ये तो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया। अब जो हमारा पतली फिल्म वाला था उस डायग्राम को देखते हैं और उसके आधार पर ये जितनी भी तरंगे आई है उन सब के लिए इस प्रकार से लिखते हैं। आप देखिए बहुत आराम से, ये देखिए ये आपका डायग्राम है। अब ये N1 ये तो सारे हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये A0 है। अब हमें क्या करना है, इसके इन सब के आयाम को लिखना है और हमारा फोकस तो केवल क्या है, इन दो आयामों पर और इन दो आयामों पर है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, ये तरंग आई, इधर परावर्तित हुई, तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, RA0, इसको लिखेंगे TA0। अब ये तरंग आपतित है तो उसकी तुलना में ये क्या है, परावर्तित है। अब आयाम आपका A0 नहीं, अब आयाम क्या हो गया, TA0। हमेशा ध्यान रखना, परावर्तन पारगमन गुणांक को आपतित तरंग के आयाम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस तरंग के लिए देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ये है परावर्तन तो R से गुणा करना है और इसका आयाम ये, तो ये हो जाएगा RTA0। उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, चूंकि ये तो पारगमन ही है तो T से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया T2A0। बहुत आसान है। अब ये तरंग ऐसे जा रही है तो ये आपतित हो गई। इस आपतित की तुलना में अब ये परावर्तित है और ये पारगमित है। याद रखना, परावर्तन पारगमन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेम मीडियम परावर्तन, ऑपोजिट मीडियम में डिफरेंट मीडियम पारगमन। तो अब देखो ये परावर्तन है तो R से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लीजिए R2, ये TA0 तो है ही है। देखो RTA0 तो था ही, एक R से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन हो रहा है। तो देखो RTA0 तो पहले से एक T और आ गया, तो RT2A0। अब इसको देखते हैं, तो ये आपतित तरंग है, इसकी तुलना में ये क्या है, पारगमित है। तो पारगमित है तो T से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा R2T2A0। देखो इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब इसका बेनिफिट क्या भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये सारे आयाम आपने लिख दिए। अब अगर आपसे पूछे इस केस में R और T के क्या मान है, तो R और T के मान आप सिंपल से निकाल सकते हो। अगर मैं यहां निकाल के रखना चाहूं तो R आपका सिंपल सा हो जाएगा क्या, देखो R का फॉर्मूला क्या है, N1 - N2 अपॉन N1 + N2। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि N1 कौन सा, N2 कौन सा है, ठीक है, क्योंकि हम प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो N1 N2 को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एक 1 है और एक 1.5 है। तो 1 और 1.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2.5। तो ये आपका सिंपली R कितना हो गया मुझे बताओ, ये हो गया 1/5। फिर कह रहा हूं कंफ्यूज, माइनस भी लिखोगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणांक हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो R हो गया 1/5। तो ऑटोमेटिकली T आपका क्या हो जाएगा, T आप निकाल लीजिए, नहीं भी निकालोगे तो दोनों का योग तो होता है 1, तो ऑटोमेटिकली T आप क्या लिख दोगे, 4/5। ये तो आपको पता ही है,
ठीक है, और नहीं है तो आप यह निकाल लीजिए। लो टी क्या हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 2.5, तो ये हो गया 2 अपॉन 2.5 तो 4 अपॉन 5। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर कट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आगे आर और टी के मान में ये रखने वाला हूं। तो ये जितने भी आयाम मैंने निकाले वो आपको पता चल गए। अब आती है मेन बात कि ये जो मेथड हम नया सीख रहे हैं उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे जिसकी सहायता से हम ये बता सके कि हाँ ये स्पष्ट है या स्पष्ट है। पिछले वाले मेथड में तो हमने देख लिया था कि आयाम लगभग बराबर थे, ठीक है ना, वो आप चीज यहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयाम लगभग बराबर थे, उससे निकल गया, ठीक है। आप उसी मेथड को यहां कैसे काम में लोगे, आर और इसका आयाम आप सीधा निकाल सकते हो, इसका आयाम भी आप सीधा निकाल सकते हो, आर और टी के मान रख के इनके भी आयाम निकाल सकते हो। और आप देखोगे खुद ही कि दोनों इनके आयाम लगभग बराबर मिलेंगे, इनके आयाम काफी डिफरेंस मिलेगा। तो उस मेथड को यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहां तक तो दोनों चीजें सेम है। अब आज नया क्या सीख रहे हैं वो देखिए आप। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है विजिबिलिटी। ये एक नई चीज है कि कोई भी चीज की दृश्यता को हम कैसे निकालते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, विजिबिलिटी होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। आई मैक्सिमम मतलब हो गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, आई मैक्सिमम होता है a1 प्लस a2 का स्क्वायर और आई मिनिमम होता है a1 माइनस a2 का स्क्वायर। और a1 a2 क्या है, जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उनके क्रमशः आयाम। फिर मैंने नीचे लाइन क्या लिखी है देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दृश्यता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। भाई अगर इनमें मान लो डिफरेंस 0 हो गया तो इसका मान 0 हो गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। 1 कब होगा, 1 अधिकतम की स्थिति में, और 0 कब होगा, जब मिनिमम की स्थिति में होगा। अब आपको पता है अगर दृश्यता का मान 1 के नजदीक है तो वो चीज ज्यादा स्पष्ट होगी, यही मैंने लिखा है। 1 के नजदीक प्राप्त मान स्पष्टता को दर्शाता है, जबकि 0 के नजदीक प्राप्त मान अस्पष्टता को दर्शाता है। बहुत सिंपल चीज है, दृश्यता एक फैक्टर है। अगर उस फैक्टर का मान, उसकी रेंज क्या है, 0 मिनिमम रेंज है, 1 मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज के नजदीक जो भी मान मिलेगा वो विजिबिलिटी को दर्शाएगा, यानी स्पष्टता को दर्शाएगा। और जो मिनिमम रेंज है उसके नजदीक जो मान है वो हमेशा तुलनात्मक रूप से अस्पष्टता को दर्शाएगा। तो ये जो आपको इस स्क्रीन पर जो ये मैंने चीजें लिखी है, सारा का सारा अभी हम आगे डिस्कशन इसी के आधार पर करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, जो आपका परावर्तित तरंगों के आयाम हमने निकाले थे, उन आयामों की सहायता से आप परावर्तित तरंगों के लिए आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल लोगे। फिर इस फॉर्मूले में रख करके आप विजिबिलिटी का मान निकाल लोगे परावर्तित तरंग के लिए। ठीक उसी प्रकार से पारगमित तरंगों के लिए भी आप पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे और चेक करोगे कि उनके मान क्या आ रहे हैं। और आप खुद प्राप्त करोगे कि परावर्तित तरंगों के लिए मान 1 के नजदीक आ जाएगा और पारगमित के लिए वो 0 के नजदीक मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मैं आगे पूरा दिखा देता हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, विजिबिलिटी के आधार पर हम निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब अगला देखिए, परावर्तित तरंगों का आयाम मैंने लिख दिया है, उस डायग्राम से आप देखिए, एक मिनट। परावर्तित तरंगों का आयाम क्या, आर ए 0 आर टी स्क्वायर ए 0 और पारगमित के टी स्क्वायर ए 0 आर स्क्वायर टी स्क्वायर ए 0। तो यही मैंने लिखा है देखो परावर्तित तरंगों की। और अभी आपने आर का मान निकाला था क्या, 1/5 और टी का मान क्या था 4/5। तो अगर ये मान मैं यहाँ पुट डाउन करता हूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा a0/5 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 16/25 और 125 ये मिल गए। और यहां पर मुझे देखो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर a0, टी स्क्वायर a0 मतलब हो गया 16/25 a0 और ये हो गया आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो हो गया 16 और वो हो गया 125 a0। अब आप ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखिए, घबराना मत, क्योंकि अभी तो आपने आयाम निकाला है, फिर इनको जोड़ के स्क्वायर करोगे, फिर घटा के स्क्वायर करोगे, फिर डिवाइड करोगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। तो सिर्फ मान याद रखना है, सीधा बस मान रखो और याद रखो। कैसे, अब देखिए। अब एक बार हम परावर्तित तरंगों के लिए निकालते हैं। तो परावर्तित तरंगों के लिए आप देखो हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है सबसे पहले आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम क्या होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए परावर्तित तरंग के लिए आयाम क्या, एक बार पीछे चलते हैं, a0/5 और 16/125। तो ये लीजिए, a0 तो कॉमन हो गया, तो 1/5 और ये प्लस है, प्लस 16/125 का स्क्वायर a0 स्क्वायर। कैलकुलेट करना ही नहीं आपको। आई मिनिमम कितना हो गया, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, एक सेकेंड, और तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ प्लस लिखो भाई, 1/25 माइनस 16/125 का होल स्क्वायर a0 स्क्वायर। तो ये आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकल गया।
तो यहां पर हम अगला काम क्या करेंगे, यहां पर हम अगला काम करेंगे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला लिखिए, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब आप ये सारे मान रखोगे, a0 तो कट ही जाएगा कॉमन आकर के, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, नीचे वाला फैक्टर वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो आप इसको रखोगे, इसमें से इसको, मतलब आप सारी कैलकुलेशन जब करोगे ना, आपको एग्जाम में करना नहीं है, कोई भी मैथमेटिक्स आपकी चेक करने वाला नहीं, आपको याद रखना है, कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस विजिबिलिटी का जो मान आएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूं बस, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट लिख दिया ना पेपर में, तो इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, बस आप सिस्टमेटिक लिख दीजिए एक बार बस। तो विजिबिलिटी इसका मान आ जाएगा 0.9, ये आपको याद ही रखना है बस। कोई और करके देखना चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए आप कर सकते हो, अनायास में लेक्चर को बड़ा करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम इस लेक्चर को लेंथी नहीं करने वाले, तो ठीक है। तो परावर्तित तरंग के लिए कितना मिल गया, 0.9, याद रखिएगा इस चीज को आप, परावर्तित तरंग के लिए मिला आपको 0.9। अब आगे आते हैं हम पारगमित के लिए, तो ये लीजिए पारगमित तरंगों के लिए, तो यहां भी सेम चीजें लिखनी है आपको बस। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम फॉर्मूला तो वही है आपका a1 प्लस a2 का स्क्वायर, लेकिन अब पारगमित तरंगों के लिए जो आयाम थे वो एक बार आप यहां देखिए कितने थे, 16/25 और 16/625, ठीक है। तो ये आते हैं वापिस, तो ये हो गया 16/25 प्लस 16/625 का स्क्वायर, और ये a0 स्क्वायर, आई मिनिमम कितना हो गया, आई मिनिमम हो गया a1 माइनस a2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25 माइनस 16/625 का स्क्वायर, और ये a0 स्क्वायर। अब वापस यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा विजिबिलिटी लिखिए। विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, और सीधा आप जो भी मान रख करके कैलकुलेट करोगे, आप मान रख के कैलकुलेट करोगे तब भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कटने वाले हैं ऊपर नीचे वाले सारे। इसका मान आएगा 0.08, कितना आएगा 0.08। अब देखिए वो तो था 0.9 यानी 1 के नजदीक, और ये 0.08 यानी 0 के नजदीक। तो मैंने सबसे पहले लाइन हमने पहले ही समझा दी थी कि विजिबिलिटी का मान 0 से 1 के बीच में, अगर 1 के नजदीक तो अधिक स्पष्ट था और 0 के नजदीक तो तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट था। तो ये क्लियर कट हो गया है। लास्ट में आपको सिंपल सा निष्कर्ष निकला है, क्या मैंने लिख दिया पहले से ही कि चूंकि परावर्तित तरंगों के लिए दृश्यता का मान 0.9 प्राप्त हुआ है, जबकि पारगमित तरंगों के लिए 0.08 प्राप्त हुआ है, अतः स्पष्ट है कि परावर्तित तरंगों में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित तरंगों में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। तो जो चीज हमें डिस्कस करनी थी कि किस केस में व्यतिकरण प्रतिरूप आपको अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, उसको हमने दो अलग अलग मेथड से कर लिया है। एक तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा था कि परावर्तित कोई भी तरंगे जिनमें अध्यारोपण हो रहा है, अगर उनके आयाम लगभग बराबर हैं तो उस केस में आपको व्यतिकरण प्रतिरूप अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। तो एक तो आयाम का कंपैरिजन करके हमने चेक कर लिया था। दूसरा हमने एक विजिबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर सीखा था, विजिबिलिटी, ठीक है ना, दृश्यता। उसके फॉर्मूले को देखा, उसके पूरे सिस्टम को देखा, किस प्रकार से आप उसको उसके आधार पर समझा सकते हो। उन पूरे सिस्टम के आधार पर हमने एक दूसरे मेथड से भी ये बता दिया कि जब पतली फिल्म के व्यतिकरण प्रतिरूप को हम देखते हैं तो हमें जो दो केस मिलते हैं, परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण और पारगमित तरंगों में व्यतिकरण, तो जो परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण होता है वो तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होता है। हमने इसको पूरा डिटेल में समझ लिया है। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम हमारा है कि अब हमें परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप किस प्रकार से मिल रहा है, यानी कब संपोषी व्यतिकरण होगा, कब विनाशी होगा, यानी कंडीशंस निकालनी है। और ठीक उसी प्रकार से हमें पारगमित प्रकाश के लिए भी ये कंडीशन निकालनी है। तो वो दो डिफरेंट लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे। अब मैं काम कर लेता हूं, ये QR कोड को हम जनरेट कर लेते हैं ताकि आप उसकी PDF को भी सेव कर सको। तो अब आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, यानी पिक फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल में स्क्रीन की सहायता से और उसको सेव कर लीजिए नेम, इस नाम के साथ। और जब कभी भी आपको पैनल PDF की आवश्यकता हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।